नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और एक ऐसा शो है जब अगले आधे घंटे में हम आपको एक तो मार्केट्स के बारे में ज्यादा देंगे, अगले 2.5 घंटे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, मिड कैप साइज में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, कैसे रणनीति बनानी है वो तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ कुछ दर्शकों के सवाल भी लेंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पे, और उसके साथ साथ कुछ मिड कैप साइड के जो बेहतरीन आइडियाज हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए आनंद राठी सिक्योरिटी से नीलेश जैन साहब शो में शामिल होने हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। एक बार मार्केट्स पे पहले राय ले लें। आज हम देख रहे हैं बहुत छोटी एक रेंज है जिसमें बाजार में कारोबार होता हुआ दिखा है। निफ्टी में आज हमने जो हाई है वो 9280 के आसपास के थे और नीचे में 9180 या 9188 का एक लो था। तो कुल मिला 100 पॉइंट की एक मोटा मोटी रेंज है और फिलहाल अगर आप देखिए तो निफ्टी में करीब 9220 के आसपास के लेवल्स पे कारोबार होता हुआ दिखा है। तो जो रेंज है उसके जो निचला स्तर है आज का उसके ज्यादा पास फिलहाल मार्केट्स में कारोबार होता हुआ दिखा है। सेंसेक्स करीब 600 पॉइंट नीचे है और 300 अंकों से ज्यादा नीचे आपको बैंक निफ्टी नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए मूड माहौल काफी खराब है क्योंकि ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं थे। कल जिस तरह से अमेरिकी बाजार गिरे थे और आज एशियन मार्केट की शुरुआत कमजोर होती हुई दिखी थी। राहत की बात यह है कि अब डाउ फ्यूचर्स फिर से हर इंसान में लौटने की कोशिश करें, करीब 25 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने को मिली है। नीलेश जी गुड आफ्टरनून, आपको क्या लग रहा है सर, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, क्या मार्केट से दूर रहें ये ज्यादा बेहतर है या फिर ट्रेंड के साथ ट्रेड करें और जो रेंज है उसके एक्सट्रीम एंड्स पे पोजीशन बना के चलें? अभी क्या राय बन रही है आपकी? गुड आफ्टरनून संदीप जी बिल्कुल सही कहा आपने। मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी एक्सट्रीम लेवल पर है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो गैप अप गैप डाउन ओपनिंग जो हमको पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन भरपूर हमको देखने को मिल रहा है। इंडेक्स में ट्रेड करना काफी रिस्की हो चुका है, तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए एग्रेसिव लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करना। वेल वहीं पे अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो डेफिनेटली वहां पे हमको अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर इंडेक्स की बात कर लेते हैं, निफ्टी के इंडेक्स में अगर आज के सेशन में देखें तो 9200 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट बेस बनता हुआ दिख रहा है। वहां पे पुट राइटर्स एक्टिव है। सबसे ज्यादा पुट राइटिंग अगर आज की सेशन में हुई है वो है 9200 स्ट्राइक। वो इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। हमारी एक्सपायरी आज की जो रेंज है वो हो सकती है 9200 से 9250 के रेंज में हम एक्सपायर हो सकते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 19200 19100 काफी अहम सपोर्ट लेवल है। ऑन द हाई साइड 19500 की एक्सपायरी हम फिलहाल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक ब्रॉडर रेंज 400 पॉइंट ट्रेडिंग रेंज बैंक निफ्टी की होगी 19100 टू 19500। इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड इनिशिएट करना अवॉइड करना चाहिए। पोजिशनली हमारा अभी भी यही मानना है कि मार्केट में वीकनेस बरकरार रह सकती है। हम 9000 का लेवल गोइंग फॉरवर्ड मे बी इन द नियर टर्म ब्रेक होते हुए देख सकते हैं, तो एग्रेसिव लॉन्ग अवॉइड कीजिए। एक चीज जो अच्छी हमको देखने को मिल रही है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से वो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। वहां पे हमको गिरावट देखने को मिल रही है। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। 37-38 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये एक रिलीफ सिग्नल कह सकते हैं मार्केट के लिए। अगर ये 30 के नीचे जाता है तो आप मार्केट में सेफली लॉन्ग साइड में बैठ ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली इंडेक्स पे पोजीशन नहीं बनानी है। वीकनेस आ सकती है, 9000 तक की डाउनसाइड वीक हो सकती है क्योंकि वॉलिडिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो उस लिहाज से इंडेक्स स्पेसिफिक पोजीशन आप ना लें, ज़्यादा बेहतर है। चलिए नीलेश जी, अब सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर हैं भाव्या, हमारे साथ जुड़ रही हैं गुजरात से, उनके पास चलते हैं। भाव्या जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, हेलो, बोलिए। अच्छा मेरे पास अदानी पावर है 1000 शेयर 35 के रेट पे 1 वीक के लिए रखना है, तो क्या अभी निकल जाना चाहिए क्या फिर वेट करना चाहिए? अच्छा, आपके पास सिर्फ एक ही हफ्ते का समय है? हाँ, एक ही हफ्ते का समय है। चलिए ठीक है। आज अदानी पावर में अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे गेन्स है। इनफैक्ट 2 दिन से अगर आप देखें तो अदानी पावर में काफ़ी अच्छी तेज़ी बन रही है। नीलेश जी 34 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है 2 दिन की तेज़ी के बाद। अब भी इनका जो एंट्री लेवल है 35 रुपये का जो कॉस्ट है उसके बेहद करीब ट्रेड कर रहा है। मैं फ्यूचर्स के लेवल आपके सामने रख रहा हूँ। 1000 क्वान्टिटी है इनके पास। क्या करना चाहिए? सिर्फ एक ही हफ्ते का समय है इनके पास। वेल संदीप जी, अगर आज के सेशन में देखें तो काफी बड़ा बुलिश कैंडल विद एक्सट्रीम हाई वॉल्यूम हमको आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। आज एक ब्रेकआउट भी आता हुआ नजर आ रहा है 35 के ऊपर। अगर ये होल्ड करता है तो 37-38 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय नेक्स्ट वीक। अपनी करंट पोजीशन ये होल्ड कर सकते हैं लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 32-32.5 ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे अगर आपको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी एंड आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर ऊपरी स्तरों पर आपको 36 एंड 37 की रेंज मिलती है तो वहां पे आपको मुनाफा बांध लेना चाहिए।
चलिए, ये राय है फिलहाल जहाँ तक अदानी पावर की बात है। दूसरे कॉलर की ओर बढ़ते हैं, हमारे साथ विकास जी हैं पंजाब से, उनके पास चलते हैं। विकास जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार सर, मेरे पास इमामी पेपर है 95 रुपए के भाव से 500 शेयर। तो मुझे ये बता दो कि अगर ये इसमें होल्ड करना चाहिए या अगर एक्टिव करना तो इसके अलावा कौन सा शेयर परचेज करूं, मैं ये जरूर बता देना मुझे। जी सर, बिल्कुल। तो इनका सवाल है नीलेश जी, इमामी पेपर को लेकर अगर आप ट्रैक कर पाएं, 95 रुपये इनका एंट्री प्राइस है, 500 क्वांटिटी है इनके पास, और ये जानना चाहते हैं कि क्या इसे होल्ड कर सकते हैं, अगर नहीं तो कोई एक विकल्प जरूर बता दीजिए इन्हें। काफी वॉलेटाइल काउंटर है, लो वॉल्यूम काउंटर भी है। लिक्विडिटी की हमेशा इसके अंदर हम देखते हैं दिक्कत हमको दिखती है, 4000 का ही वॉल्यूम भी ज्यादा नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे इनको अवॉइड करना चाहिए। अगर एक बाउंस मिलता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 75 से 80 के रेंज में, अपनी पोजीशन को एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे हमको स्ट्रेंथ नहीं नजर आती है। इसका अगर हम अल्टरनेटिव देखें, विकल्प देखें, तो हमको फार्मास्यूटिकल स्पेस ज्यादा बेटर लगता है, जहाँ पे एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, 834 के आसपास सीएमपी है। वहां पे आप निवेश की लिहाज से अपनी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। 750 का नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। हाई साइड में 900 टू 950 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 750 का। ओके, तो आपको विकल्प भी बता दिया गया और इमामी पेपर पर राय भी बता दी गई है। चलिए, पेपर सेगमेंट की अगर बात चली है तो जेके पेपर, इसी की एक ग्रुप माफ कीजिए एक पीयर कंपनी है जेके पेपर, जिसने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए और नंबर्स थोड़े से कमजोर रहे हैं। 17% मुनाफा घटा है, आय में 6% की कमी और मार्जिन में भी 1% के आसपास की गिरावट आई है। अब क्या हुआ है नतीजों में, क्या डिटेल्स रही हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ कंपनी के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एएस मेहता साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए, स्वागत है आपका। सर, मेरा पहला सवाल आपसे नतीजों पे यही है, जैसे मैंने कहा कि मुनाफा गिरा है, 113 करोड़ से 93 करोड़ हो गया और आपके जो मार्जिन है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। क्या वजह रही सर मुनाफा गिरने की, मार्जिन गिरने की? क्या ओवरहेड कॉस्ट इस बार बढ़ते हुए दिखे? देखिए, ये जो क्वार्टर, अगर इस क्वार्टर को आप देख रहे हैं तो दो रीजन इसके सबसे बड़े हैं। एक सबसे बड़ा रीजन तो कोविड है, क्योंकि 15 मार्च के बाद प्रैक्टिकली सेल तो बंद ही हो गई, कुछ दिन चली, उसके बाद से 20-22 मार्च से तो नेशनल लॉकडाउन है, तो ऑल मार्केट्स आर क्लोज्ड, ऑल ऑफिसेज आर क्लोज्ड प्रैक्टिकली। तो जो प्रोडक्ट है वो कहाँ बेचें? So there was a stock increase and there was no sale. So that's the first, सबसे बड़ा रीजन तो वही है। और दूसरा, जब इस तरह का माहौल होता है तो कुछ प्राइस तो वैसे गिरे भी थे, तो कुछ प्राइस भी ड्रॉप हुए हैं, लेकिन वो बड़ा रीजन नहीं है। बड़ा रीजन सबसे ज्यादा ये है कि सेल नहीं हुआ। देखिए, ओवरहेड कॉस्ट तो ऐसा कोई खास रीजन मैं नहीं समझता कि कोई बढ़ गए हैं, लेकिन जब प्रोडक्शन कम होता है, सेल कम होती है, तो परसेंटेज, क्योंकि जो आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो उस लोअर वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो परसेंटेज बढ़ जाती है। सो अगर आप सेल जब करते हैं ज्यादा, तो कॉस्ट तो वो की वो रही और सेल हो गई तो आपका प्रॉफिट ज्यादा आ जाता है। तो वो इतना बड़ा कोई कारण नहीं है। ये सारा कारण ये कि अगर सेल होती तो मार्जिन के परसेंटेजेस भी कुछ हद तक बेटर हो जाते हैं। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि बिक्री नहीं हुई जिस वजह से आप ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाए, मार्जिन पे भी असर हुआ, प्राइसेस पे भी दिक्कत आई। सर, अब तो रिलैक्सेशन हो गई है, थोड़ा धीरे धीरे इकोनॉमी खुलना शुरू हो गई है, क्या आप एक्सपेक्ट करें कि बिक्री दोबारा पटरी पे लौट आएगी, जिस वजह से आपके मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी इस क्वार्टर में, यानी कि Q1 जो नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है उसमें और Q2 में फिर इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे? देखिए, जहां तक Q1 का सवाल है तो आपको बताएं कि 20 अप्रैल तक तो बिल्कुल ही कुछ हुआ नहीं इस साल का। तो 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक तो जीरो, क्योंकि ना फैक्ट्री खुली ना कुछ खुला। मार्केट 20 अप्रैल के बाद भी नहीं खुले, कुछ मार्केट में 3 मई के बाद खुलने शुरू हुए, तो 20 अप्रैल से 3 मई तक मार्केट भी बंद रहे। कुछ हमने प्लांट चलाए हैं, प्रोडक्शन कुछ किया है, लेकिन सेल वो भी हुआ नहीं, तो वो भी काफी कुछ इन्वेंट्री में चला गया। कुछ सेल हुई, कुछ इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट सप्लाईज हुई, कुछ जगह कुछ सेल हुई, तो एक नॉमिनल कुछ सेल हुई है अप्रैल में। मई का जहां तक सवाल है कि 3rd मई
तक तो कुछ हुआ नहीं। 4th मे के बाद कुछ मार्केट खुलने शुरू हुए, क्योंकि नेशनल लॉकडाउन का जो 3rd फेज था उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिले हैं। तो ग्रीन एंड ऑरेंज जोन में कुछ एक्टिविटी चालू हुई है, तो वहां कुछ माल बिकना शुरू हुआ है। जो रेड जोन है वहां तो प्रैक्टिकली नहीं के बराबर ही सेल हो रही है। और वेस्ट, नॉर्थ, ये काफी कुछ रेड जोन में है। चाहे दिल्ली ले लीजिए, बॉम्बे ले लीजिए, पूना लीजिए, अहमदाबाद लीजिए, सूरत लीजिए, बड़ौदा लीजिए, ये बड़े बड़े जो शहर हैं ये सब रेड जोन में है। चाहे इंदौर लीजिए। तो जब रेड जोन में ये बड़े शहर हैं, जो बड़े कंज्यूमिंग सेंटर्स हैं, तो इन मार्केट में सेल प्रैक्टिकली अभी भी नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो मार्केट है वहां जरूर सेल हो रही है। तो आप देखिए कि 17 के बाद फिर और कितना रिलैक्सेशन मिलता है, क्या एक्टिविटीज पिकअप होती हैं, क्योंकि प्रिंटर और कन्वर्टर जो है वो जब तक शुरू नहीं होते हैं तो पेपर की काफी क्वांटिटी तो वहां जाती है, ऑफिसेज में जाती है। तो ऑफिस नहीं खुलेंगे, बहुत कुछ ऑफिसेज खुले हैं, बाकी नहीं खुले हैं। तो अब देखना यह होगा कि मई में 17 मई के बाद कितना एक पिकअप होता है। और जून हम सोचते हैं कि काफी कुछ ठीक होना चाहिए, लेकिन Q1 में अप्रैल और मई काफी बिल्कुल, अप्रैल तो आप समझ लीजिए 0 सेल है, मई में 40-50% सेल हो सकती है, जून में 70-80% हो सकती है। मार्केट अच्छा पिकअप हो रहे तो 80-85% हो सकती है। ठीक है सर, जो होना था वो तो हो गया, उस पर किसी का बस नहीं था। आप किसी चीज़ पे अगर बस है तो क्या आप किसी के कोई जॉब कट्स कर रहे हैं, क्या कोई पे कट्स कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़, जिस तरह से आप ये बुरे दौर से गुजरे हैं, इस तरह का कोई आपने स्टेप लिया है क्या? मैंने आपको तो नहीं बीच में कहा, लेकिन एक आध जगह शायद मेरी कुछ बात हुई होगी। वहाँ मैंने ये जरूर कहा है कि हम कॉस्ट रिडक्शन के सारे मेजर्स हमेशा करते आते हैं, और वही कारण है कि हम लोग इंडस्ट्री में आज लीस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हैं। तो वो हमारा एक फोकस एरिया है, लेकिन उसका मायने ये नहीं रखता। जब भी मेरे से पूछा गया कि अब जॉब कट की बात है, पे कट की बात है या और कुछ है, वो एरिया मेरा लास्ट है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि जो हमारी जो वर्कफोर्स है वो हमारी सबसे बड़ी एसेट है, और मैं कोई जॉब कट या पे कट की बात अभी नहीं कर रहा। हमने किया भी नहीं, और अभी हमारे मन में ऐसा कुछ है नहीं। चाहे फैक्ट्री चली या नहीं चली, सेल हुई नहीं हुई, हमने 100% सैलरी और वेजेस सब लोगों को दी है। और अभी भी हमारा ये मानना है कि बाकी एरिया में हम कॉस्ट में काफी फोकस रख रहे हैं कि जितनी जितनी हम कॉस्ट कम कर सकते हैं उसको करेंगे। लेकिन जो मेरे जो साथी हैं, हमारे एम्प्लॉयज हैं, ये हार्डशिप कंपनी के ऊपर है तो उनके ऊपर भी है, तो उनको मैं इम्पैक्ट अभी बिल्कुल नहीं करना चाहता। चलिए, बहुत अच्छी बात है मेहता साहब कि आपने किसी भी तरह का कोई भी जॉब कट या तो फिर सैलरी कट नहीं लिया है। ये अच्छी बात होती है, और अच्छे लोगों की और अच्छी कंपनियों की, मैनेजमेंट्स की यही पहचान होती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वार्टर आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे जेके पेपर के मैनेजमेंट, जो कि नतीजों पे और खासतौर पे जो स्थिति है उसके ऊपर बात करें। नीलेश जी, जल्दी से एक चार्ट चेक दे दीजिए जेके पेपर का। वेल संदीप जी, हमने पहले इमामी पेपर की बात की। इनफैक्ट मैं ओवरऑल पेपर सेगमेंट अगर बात करूं तो जेके पेपर एक है जो टेक्निकली बेटर प्लेस है, एक हायर टॉप हायर बॉटम क्लियरली विजिबल है ऑन द चार्ट। एक मेजर सपोर्ट जोन है 89 का। अगर कोई विकल्प के तौर पर पेपर सेगमेंट में एक स्टॉक यूज करना चाहता है तो जेके पेपर होगा। 89 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। यहाँ पे किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर 105 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली जरूर मेंटेन करें। ठीक है, ये राय है फिलहाल जेके पेपर की जहाँ तक बात है। और नतीजों की जहाँ तक बात चली तो आज वायदा बाजार से एस्कॉर्ट्स के नतीजे आने वाले हैं। ये डिटेल्स बताएंगे मुझे कुशल, और एफआईआर के ऊपर भी फोकस करेंगे मानसी मेरी सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। इन दोनों से बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। अभी आप एक बार मार्केट्स के ऊपर नजर डालें तो 168 पॉइंट की गिरावट आपको फिर से निफ्टी पे नजर आएगी। 9200 के करीब ही कारोबार हो रहा है जहां पे हमने शो की शुरुआत करी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, FIR का। FIR इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो हमने सुबह आपको 8 बजे बताई थी, उसके दम पे एक्शन कहाँ बन रहा है ये बताने के लिए मेरी सहयोगी मानसी मेरे साथ मौजूद है। मानसी बताइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप। हैवेल्स से शुरुआत करते हैं। HSBC की रिपोर्ट है, खरीदारी की हाइट बरकरार रखी लेकिन लक्ष्य उन्होंने घटाए हैं, 700 से घटाकर 590 कर दिए हैं। सभी सेगमेंट्स पर कोरोना वायरस का फिलहाल असर दिखने को मिल रहा है। साथ ही जेफरीज का भी मानना है कि लक्ष्य जो है 660 से घटा दिए जाएं, 560 इन्होंने लक्ष्य बताए हैं। लॉकडाउन का असर ये मान रहे हैं कि कंपनी के कारोबार पर बिल्कुल पड़ता हुआ दिखा है। Q1 FY21 की अगर बात करें तो 55 से 60% आय गिरावट होने का अनुमान ये जता रहे हैं। बजाज फाइनेंस पर HSBC का मानना है कि खरीदारी की जा सकती है, 3700 के लक्ष्य देखे जाएं। कोरोना वायरस के चलते लोगों के खर्च करने के तरीकों में बदलाव आएगा जिसका असर कंपनी के कारोबार पर पड़ता दिखेगा। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट रेटिंग दे रही है, लक्ष्य 2740। बजाज फाइनेंस पर इनका मानना है कि परिस्थिति में सुधार होने से सबसे जल्दी रिकवरी इस कंपनी में देखने को मिलेगी। और अंत में टाटा पावर पर मॉर्गन स्टैनली की राय है, रेटिंग अपग्रेड कर ओवरवेट की रेटिंग दी है, लक्ष्य 63 से घटा दी, उन्होंने 38 के लक्ष्य कर दिए हैं। शेयर दाम इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी सस्ते भाव पर फिलहाल है। ओके, तो ये है आज के लिए FIR का एक्शन। शुक्रिया मानसी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब रुक करते हैं कुशल का, जिनके पास एस्कॉर्ट्स के नतीजों का अनुमान है। कुशल, गुड आफ्टरनून। बताइए अनुमान क्या है और कितने बजे नतीजे आने का अनुमान है? चलिए ठीक है, कुशल से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं लेकिन एस्कॉर्ट्स के नतीजे आने वाले हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। एक बार हेवल्स पे जल्दी से क्विक चेक ले लेते हैं। नीलेश जी जल्दी से हेवल्स पे अपनी राय दीजिए। वेल संदीप जी, एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है पर्टिकुलर हेवल्स में। 550 के ऊपर जब तक नहीं निकल रहा है तब तक लॉन्ग साइड अवॉइड करना चाहिए। ऑल्दो किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो करंट लेवल पे बने रहना चाहिए। 470 का स्टॉप लॉस होगा, यहाँ से एक पुलबैक की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं 510 से 520 तक। ओके, ये राय है फिलहाल जहाँ तक हेवल्स की बात है। नीलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे बात करने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज हमारे साथ शेयर करने के लिए, सारी राय हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं मिड कैप बाजार में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मार्केट रडार आपके सामने होगा। तब तक के लिए नमस्कार।